अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक होल फॉर्म में, कंपाउंड फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। कैसे होगा जी? तीन चीजें हमारे पास होती हैं, डिवाइडर, कोशेंट और रिमाइंडर। डिवाइडर, कोशेंट और रिमाइंडर, ये क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, जब आपने 133 को डिवाइड किया 10 से, यानी कि आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई थी 133/10, दिस इज योर फ्रैक्शन। आपने इसको डिवाइड किया, क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास? सिंपली पहली डिवीजन हुई ये आ गया यहां पर, दूसरी डिवीजन हुई कि 33 बच गया, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 10 को, यहां पे आ गई वैल्यू 30, बचा क्या? 3 बच गया। अब इसमें से ये जो वैल्यू निकली है, दिस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, जो बच गया, जिससे आपने डिवाइड किया था, वो वैल्यू क्या कहलाई? आपकी डिवाइडर, जिससे आपने डिवाइड किया था। और वो डिवाइडर जिस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं आप? कोशेंट। रिपीट कर देता हूं, जो आपके पास बच जाएगी वैल्यू, उसको क्या कहेंगे? रिमाइंडर। रिमेन हो गई, जिससे आपने डिवाइड किया, वो क्या कहलाएगी? डिवाइडर। और जिससे वो डिवाइडर मल्टीप्लाई हो रहा था, वो क्या कहलाएगी आपके पास? कोशेंट वैल्यू। अब इससे मैंने अगर इसकी एक होल फॉर्म बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे थे, फ्रैक्शन के नीचे वाली चीज, डिनोमिनेटर, वो वहीं के वहीं रहेगा, ठीक है? डिवाइडर अपनी जगह पर ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई किससे हुआ था? कोशेंट से मल्टीप्लाई हुआ था, वो चीज यहां पर आ जाएगी। और जो बच जाएगा, वो उसमें क्या होना है? ऐड होना है, तो वो रिमाइंडर आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये आप इसकी क्या बन गई है? एक होल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। दिस इज एक्चुअली वर्ड 133/10। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 133/10 ही बनेगी, लेकिन ये उसकी होल फॉर्म बन गई। नीचे वाली टर्म मैंने क्या बताया? मल्टीप्लाई हो रही होती है, ऊपर वाली टर्म क्या होती है? ऐड हो रही होती है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना बन गया? 130 बन गया। 130 प्लस 3 कितना बन गया? 133, और नीचे वाली चीज ऐसी ही आ जाएगी, तो 133/10 ये बन जाएगा। तो ये क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक होल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, ये देखते हैं। कंपेयरिंग डिफरेंट फ्रैक्शंस, ये बड़ा सिंपल सा सवाल आता है, वन पेपर में भी आ जाता होता है, और सीएसएस या पीएमएस के जो सिंपल ऑब्जेक्टिव है उसमें भी आ सकता है। आपके पास दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, उनको आपस में कंपेयर करना है और बताना है विच फ्रैक्शन इज द लार्जर फ्रैक्शन, ठीक है? अब इसमें कुछ रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, आप कुछ स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ रूल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। हमने देखना है कि हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज हैं, आप कोई अपनी तरफ से भी डिवाइस कर सकते हैं एक तरीका, लेकिन कुछ सिंपल से रूल्स हैं, अगर आप वो फॉलो करना चाहें तो 2-3 रूल्स उनको फॉलो करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, पहली बात, जब आपके पास 1/5 या 1/4 इस तरह की फ्रैक्शन गिवन हो, 1/5 और 1/4, इन दो फ्रैक्शंस में से आपको कहता है कि विच वन इज द लार्जर फ्रैक्शन। इसमें आपको एक कॉमन चीज जो नजर आनी चाहिए वो क्या है? दोनों के न्यूमरेटर सेम है, दोनों के न्यूमरेटर
सेम है, ठीक है। जब दोनों न्यूमिनेटर यानी कि टॉप वाली वैल्यू सेम हो तो जिसकी डिनोमिनेटर छोटी होगी, जिसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी होगी वो फ्रैक्शन लार्जर फ्रैक्शन होगी। क्या चीज जी? जिसकी डिनोमिनेटर स्मॉल होगी दैट फ्रैक्शन वुड बी लार्जर फ्रैक्शन। जब आपके पास टॉप सेम है, न्यूमिनेटर सेम है, 2/5 होता और 2/4 होता तब भी वही बात थी, ठीक है। जब न्यूमिनेटर सेम हो तो जिसकी डिनोमिनेटर छोटी होगी वो वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी फ्रैक्शन होगी। इसका मिसाल ऐसे ही है, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा हम सबको बहुत पसंद है। पिज्जा आपने ऑर्डर किया, एक पिज्जा के आपने 4 स्लाइसेस किए, एक पिज्जा के आपने 5 स्लाइसेस किए, ठीक है। तो आपके पास कौन से स्लाइसेस बड़े बड़े आएंगे? जिसके आपने 4 स्लाइसेस किए होंगे। सिंपल सी बात है। तो एक चीज को आप 4 टुकड़ों में बांटें और उसी चीज को आप 5 टुकड़ों में बांटें तो बड़े वाले टुकड़े कौन से आएंगे? 4 वाले, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी जब सेम न्यूमिनेटर हो, तो जिसके नीचे छोटी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन बड़ी फ्रैक्शन होगी। ये होगी पहली बात। दूसरी बात जी, इस तरह की कुछ आपके पास फ्रैक्शन गिवन है और 3 फ्रैक्शंस को आपस में क्या करना है जी? कंपेयर करना है। फिर आप क्या करेंगे? अगर तो लाइक चीजें होती, जैसे 2/7 होता और 1/7 होता, ये दो वैल्यूज होती 2/7 और 1/7, लाइक चीजों को कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या थे? सेम थे। 2/7 और 1/7 होता तो डिनोमिनेटर क्या थे? सेम थे। जब डिनोमिनेटर सेम हो, एक और रूल लिख लें, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। जब आपके पास बेस सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो जिसके न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी वो फ्रैक्शन बड़ी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। ये है फायदा लाइक चीजों को कंपेयर करने का, एक जैसी चीजों को कंपेयर करने का। लेकिन जब आपके पास अनलाइक टर्म्स आ रही हो, 2/7 आ रहा है, 4/3 आ रहा है और 1/7 आ रहा है, तो हमें किसी एक कॉमन पॉइंट पे लेकर आना है इनको। अब ये कॉमन पॉइंट पे कैसे आ सकती हैं कि हम इनके सबके डिनोमिनेटर को सेम कर लें, इन सबके डिनोमिनेटर को सेम कर लें। वो कैसे हो सकता है? 3 और 7 कहां पे जाके मिलते हैं? 21 पे मिलते हैं। 3 और 7 कहां पे जाके मिलते हैं? 21 पे मिलते हैं। तो आप इस वाली फ्रैक्शन को टॉप और बॉटम में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को टॉप और बॉटम में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को टॉप और बॉटम में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह क्या होगा कि सबकी बेस सेम हो जाएगी। जब बेस सेम हो जाएगी तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। मैंने बताया लाइक थिंग्स को कंपेयर करना इजी होता है, अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। तो हम लाइक बनाएंगे इसको। 2/7 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टॉप और बॉटम में, 4/3 को 7 से टॉप और बॉटम में मल्टीप्लाई कर लिया, 1/7 को 3 में टॉप और बॉटम में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आंसर क्या आएंगे? सबके बेस में 21, 21 और 21 आ गया, सबकी बेस सेम हो गई, ठीक है जी। टॉप में क्या आ रहा है? इसके आ गया 6, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया तो 28, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 3। अब दिस इज क्वाइट एविडेंट, जब आपके पास बेस सेम हो, यहां पे लिखा है हमने रूल, जब आपके पास बेस सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होती है? जिसका बड़ा न्यूमिनेटर होता है। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होती है? जिसका बड़ा न्यूमिनेटर होता है। 21 सबका सेम हो गया, जिसकी वैल्यू न्यूमिनेटर की बड़ी वो बड़ी फ्रैक्शन।
तो इसका मतलब है ये किसका आंसर आया था, 4/3 का। हेंस 4/3 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, 4/3 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो ये है लॉजिकल कोई स्टेप आप फॉलो करके कर सकते हैं। इसी के साथ इसका एक थर्ड रूल आ सकता है, ठीक है, ये याद रह जाए। अगर 3 फ्रैक्शंस हैं तो ये रूल अप्लाई कर लें। अगर सिर्फ 2 फ्रैक्शन की बात हो रही है तो एक आप सिंपल सा स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ 2 फ्रैक्शंस की अगर बात हो रही हो। जैसे आपके पास फ्रैक्शन हो, तीसरा तरीका देखते हैं। जैसे आपके पास फ्रैक्शन हो 3/7 और 7/17, 3/7 और 7/17। अब अगर 2 फ्रैक्शंस को हमने कंपेयर करना है तो सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिंपली इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 17 को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस 7 को उठा के इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जिस साइड का आंसर बड़ा आ जाएगा वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी फ्रैक्शन होगी। ये सिंपल सा एक स्टेप है। कैसे? 3 के साथ 17 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 51, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 49। जिसकी वैल्यू बड़ी उस साइड की फ्रैक्शन बड़ी। आपने न्यूमरेटर के प्रोमिनेंट वैल्यू काउंट करना है, क्योंकि 3 है, न्यूमरेटर को प्रोमिनेंट वैल्यू काउंट करना है। जिस साइड का आंसर बड़ा आया वो वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी फ्रैक्शन, ठीक है। बट ये सिर्फ आपके पास 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ ये 2 आपकी फ्रैक्शंस जो हैं उनके अंदर ये यूज हो सकता है। 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया 51 आ गया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया 49 आ गया। तो जिस साइड का फ्रैक्शन का आंसर बड़ा वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। ये कुछ आपके पास बेसिक सी चीजें थी। इसके बाद हम लोग जो अपना नेक्स्ट लेक्चर करते हैं उसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक सी कैलकुलेशंस और करते जाएंगे।